नमस्कार दोस्तों, सृष्टि यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण विषय आपातकाल पर चर्चा करने वाले हैं। आपातकाल के महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे किन अनुच्छेदों द्वारा यह लगाया जाता है, कितनी समय सीमा रहती है, कौन लगा सकता है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, किस देश पर और राज्यों पर, राज्य और केंद्र के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। आपातकाल की बात करें तो यहाँ 3 प्रकार का संविधान में लिखा हुआ है। पहला, राष्ट्रीय आपात जिसे अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। फिर दूसरी बात करें तो अनुच्छेद 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन की यानी अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता है तो राष्ट्रपति शासन के रूप में यह प्रचलित है। जिसे अनुच्छेद 356 द्वारा लगाया जाता है। और तीसरे आपातकाल की बात करें तो वित्तीय आपात है। यदि देश में कभी ऐसा लगे कि वित्तीय आपात की यानी ऋण संबंधी कोई खतरा है, वित्तीय संबंधी कोई अस्थिरता होने वाली है, तो इस आपातकाल को राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। तीनों ही आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा ही लगाए जाते हैं। तीनों को लगाने के क्या नियम है, आइए देखते हैं। तो पहले अनुच्छेद 352 की बात करते हैं। अनुच्छेद 352 क्या कहता है कि यदि देश में कभी भी किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा मंडराता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा यदि मंडरा रहा है, तो उसी समय में राष्ट्रपति आप राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अब जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, वो किस तरह से प्रभावित होगी? क्या कारण हो सकते हैं? तो मुख्यतः 2 कारण इसमें इस अनुच्छेद में लिखे हुए हैं। पहले, बाह्य आक्रमण। यदि कोई बाह्य आक्रमण करता है, कोई देश हम पर आक्रमण करता है या कोई और संगठन, कोई और लोग हमारे देश पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है तो राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। सशस्त्र विद्रोह, यदि भारत के अंदर ही कोई दल, कोई ऑर्गेनाइजेशन सशस्त्र विद्रोह पर है, तो या लोग सशस्त्र विद्रोह पर हैं, तो फिर उन्हें उस समय राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। अब इन 2 कारणों की बात करते हैं तो बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की यदि बात करें तो पहले शुरुआत में जब संविधान लिखा गया तब सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था। तब यहाँ पर क्या था? आंतरिक अशांति था। क्या था? आंतरिक अशांति। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1972 पर 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें आंतरिक अशांति को हटा करके क्या शब्द कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, है ना? अब जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे, तो वह किसी एक ऐसा हो सकता है कि किसी एक तरफ से बाह्य आक्रमण हो रहा हो, तो कोई एक एरिया प्रभावित हो, पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की ज़रूरत ना हो। तो किसी समय में किसी क्षेत्र में उसको लगाया जा सकता है या फिर संपूर्ण देश में अगर ऐसी संभावना है, तो संपूर्ण देश में भी लगाया जा सकता है। अब अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं कर सकते, जबकि संघ का मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की बात करें यानी जो भी मंत्रिमंडल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो लिखित रूप से रिटर्न में अगर यह पारित नहीं करते हैं, यह प्रस्ताव नहीं भेजते हैं राष्ट्रपति को कि राष्ट्रीय आपातकाल की जरूरत है, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल उठ खड़ा हुआ है, तो फिर वो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार नहीं है कि वह क्या करें, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करें। हालांकि 44वें संविधान संशोधन यानी 1972 के पहले यह नियम था कि राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार केवल प्रधानमंत्री की एडवाइस पर यह घोषणा कर सकते थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद इसमें ऐसा करना केवल तभी हो पाएगा राष्ट्रपति द्वारा जब कैबिनेट लिखित रूप से उनको यह प्रस्तावित करते हैं। अब अगर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया है, तो उसे केवल राष्ट्रपति का ही आदेश मानकर पूरे देश में लागू रखा जाए या किसी एक क्षेत्र में लागू रखा है, ऐसा हमारे देश में नहीं है। उसे सदन द्वारा अनुमोदित करना भी आवश्यक है। तो उसे सदन भेजा जाएगा। संसद के सदनों में, दोनों सदनों में भेजा जाएगा और दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा, किस बहुमत द्वारा? विशेष बहुमत द्वारा पारित होना जरूरी है। विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत का अर्थ है जिस भी सदन में वह जा रहा है, लोकसभा या राज्यसभा, उसकी जो भी सॉरी उसकी जो भी टोटल मेंबरशिप होगी यानी कुल सदस्य संख्या होगी, उसका बहुमत हो। और उस समय में जब वह प्रस्ताव सदन में रखा गया है,
उस समय जितने भी लोग वहां पर उपस्थित है वोटिंग के लिए, उन सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। ऐसी जब कंडीशन पूरी होगी तो उसे विशेष बहुमत कहते हैं। तो विशेष बहुमत द्वारा दोनों सदनों में यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है तथा 1 महीने के अंदर, जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया राष्ट्रपति द्वारा, उसे 1 महीने के अंदर सदनों में रखना जरूरी है और वहां से प्रस्तावित कराना, वहां से पास कराना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह राष्ट्रीय आपातकाल वहीं से खत्म माना जाएगा। ठीक है, इसलिए उसे 1 महीने के भीतर, कितने, 1 महीने के भीतर उसे सदन द्वारा अनुमोदित कराना आवश्यक है। यदि अनुमोदित हो जाता है तो कितने समय के लिए वह लागू हो जाएगा राष्ट्रीय आपात, तो 2 माह के लिए लागू हो जाएगा राष्ट्रीय आपात। ठीक है, तो एक बार लागू होने पर कितने दिनों तक ये लागू रहता है, 6 माह के लिए, यानी 6 महीने के लिए यह लागू रहता है। और इसे लागू करने के कितने महीने के अंदर सदनों द्वारा अनुमोदित कर देना चाहिए, 1 महीने के अंदर अनुमोदित कर देना चाहिए। समाप्त कैसे होगा? यदि राष्ट्रपति किसी भी समय चाहे तो वो राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकते हैं। और लोकसभा लोकसभा यदि एक बार पहली बार में ही अनुमोदन नहीं करती है तो राष्ट्रीय आपातकाल वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। यदि एक बार अनुमोदित कर दिया है लेकिन उसको दोबारा से आगे बढ़ाने के लिए यदि अनुमोदन आया है, फिर उनको निरस्त कर देती है अनुमोदन को, तो फिर वही खत्म हो जाता है। इस तरह से राष्ट्रपति कभी भी, और लोकसभा यदि इसको निरस्त कर दे तो जितनी समयावधि उसकी है उसके बाद वह खत्म हो जाएगा। अब प्रभाव क्या पड़ता है, क्या होता है राष्ट्रीय आपात? राष्ट्रीय आपात के समय देश में कौन कौन सी चीजें बदल जाती है? ऐसा क्या बदल जाता है कि राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है? तो केंद्र और राज्य में जो संबंध होते हैं उनमें कुछ बदलाव आता है, उनको देखते हैं क्या बदलाव आते हैं। केंद्र को किसी राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी केंद्र जो है राज्य को किसी भी विषय पर, वह राज्य सूची के ही क्यों ना हो, उस पर भी वह उसको निर्देश दे सकती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को, कि आपको इस तरह से इसमें नियम बनाना चाहिए, इस तरीके से इस पर काम करना चाहिए। हालांकि केंद्र के पास शक्तियां आ जाती है राज्य को लेकर के, लेकिन राज्य सरकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार अपने यहाँ की जो राज्य सरकार की जो अपनी शक्तियां हैं वो भी साथ में चलती रहती है कि वह भी राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकते हैं, विधि बना सकते हैं। साथ में केंद्र सरकार के पास यह एक्स्ट्रा पावर आ जाती है कि वह भी राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकते हैं और राज्य को निर्देश भी दे सकते हैं। विधायी शक्तियां, संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यही हमने अभी बात की कि राज्य सूची का कोई भी विषय होगा उस पर भी केंद्र सरकार नियम कानून विधि बना सकती है। जबकि सामान्य अवस्था में जब राष्ट्रीय आपात नहीं लगा हुआ है तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य को ही है। राज्य विधायिका की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, यानी राज्य भी अपने राज्य के जो विषय है उन पर कानून बना सकती है, जैसे वो पहले बना रही थी। आपातकाल की समाप्ति के बाद जो भी कानून बनाए गए वह 6 महीने तक ही, आपातकाल के दौरान 6 महीने तक ही रहते हैं, उसके बाद वह खत्म हो जाते हैं। यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो संसद को किसी विषय यानी केंद्र सरकार को किसी विषय पर, राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना है तो क्या होगा? जैसा कि सामान्य नियम है, यदि सदन जो है लोकसभा सेशन में नहीं है तो उस समय में राष्ट्रपति किसी जो महत्वपूर्ण नियम बनाने के लिए कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो अध्यादेश लागू कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी है, कोई नियम बनाना है, इमरजेंसी कंडीशन है और जो सदन है वो सेशन में नहीं है, तो ऐसे समय में अध्यादेश पारित किया जाएगा और उसको फिर उन्हीं नियमों के अनुसार, जिसमें अध्यादेश के जो नियम है तो उनको लागू करने के, और जैसे ही सेशन बैठेगा लोकसभा या राज्यसभा को सभा का, उसके 6 हफ्तों के भीतर उसको वहां से पास कराना जरूरी है। ऐसा अध्यादेश पारित किया जा सकता है और अध्यादेश को विधि बनाया जा सकता है। वित्तीय की बात करें, वित्तीय की बात करें तो जो राज्य को दिया जाने वाला कर का जो परसेंटेज है उसको डिसाइड कर सकता है केंद्र, बदल सकता है। जैसे मान लेते हैं अभी किसी भी चीज पर कर मिल रहा है, पेट्रोल पर हो गया, किसी भी चीज पर हो गया, तो राज्य का कितना कर है, राज्य कितना परसेंटेज, कितना भाग लेगी, और
केंद्र सरकार कितना हिस्सा लेगी, उसको केंद्र सरकार उस समय में बदल सकती है। उसके पास वित्तीय पावर भी आ जाती है। यह कब तक लागू रहेगा? अगर एक बार बदल दिया तो कब तक लागू रहेगा? उस वित्त वर्ष, पूरे वित्त वर्ष में वह नियम लागू रहेगा और जैसे ही वित्त वर्ष खत्म होगा वह नियम खत्म हो जाएगा। जैसे पहले चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव की बात करें तो सामान्यतः इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, जब तक कि इनको मेजोरिटी प्राप्त है। पर आपातकाल के दौरान क्या होगा? आपातकाल के दौरान संसद द्वारा विधि बनाकर, यानी कानून बना करके इस विधि को, इस कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष के लिए। एक समय में कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और जैसे जैसे यदि राष्ट्रीय आपात आगे बढ़ता जाता है तो इस अवधि को भी बार बार संसद द्वारा विधि बनाकर बार बार बढ़ाया जा सकता है। कब तक? अनंत काल तक। इसी तरह का राज्य विधानसभा का भी कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। दोनों विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद अधिकतम 6 जैसे जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होगा, अगले 6 महीने के भीतर इनका जो है यह जो बढ़ा हुआ कार्यकाल है वह समाप्त हो जाएगा। उसके भीतर ही एक नया चुनाव होगा और फिर से कोई नई सरकार या वही सरकार वापस से, जो भी चुनी हुई सरकार होगी वह अपना सरकार बनाएगी। और इस तरीके से हर हर बार कितना, हर बार कानून द्वारा, विधि द्वारा 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। और कब तक बढ़ाया जा सकता है? अनंत काल तक, जब तक राष्ट्रीय आपात घोषित रहता है। मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव है? मूल अधिकारों पर प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। तो अगर बात करें तो इसमें 2 अनुच्छेद हैं, 358 और 359, जो मूल अधिकारों के प्रभाव की बात करते हैं। 358 की बात करें तो 358 क्या कहता है? 358 यह कहता है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी तो मूल अधिकार जो अनुच्छेद 19 के अंदर है, अनुच्छेद 19 के अंदर जो भी प्राप्त मूल अधिकार है वह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, वो निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही राष्ट्रीय आपात लगेगा ये सारे के सारे 19 के अंदर जो 6 मूल अधिकार है वह समाप्त हो जाएंगे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें एक संशोधन किया गया, यह कि राष्ट्रीय आपात में तो बाह्य युद्ध और सशस्त्र विद्रोह दोनों ही आते हैं, पर राष्ट्रीय आपात के दौरान यदि बाह्य युद्ध से राष्ट्रीय आपात लगाया जा रहा है तब ही 19 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो भी 6 मूल अधिकार हैं उनको निलंबित किया जाएगा। सशस्त्र विद्रोह में यह अधिकार निलंबित नहीं होंगे। ठीक है, जब राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होगा, जो भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो भी मूल अधिकार खत्म हुए हैं, निलंबित हुए हैं, वह वापस से संचालन में आ जाएंगे। ये देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण, है ना, सशस्त्र विद्रोह में नहीं, केवल बाह्य आक्रमण के दौरान ही आपातकाल में निलंबित किया जाएगा। अब अनुच्छेद 359 की बात करें तो 358 में हमने देखा कि अनुच्छेद 19 की बात हुई कि 19 के अंतर्गत जो भी अधिकार आते हैं वो जैसे ही बाह्य युद्ध होगा, बाह्य आक्रमण होगा, वैसे ही वो निलंबित हो जाएंगे। सशस्त्र विद्रोह में कोई मूल अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निलंबित नहीं होंगे। अब अगर हम अनुच्छेद 359 की बात करें, 359 की बात करें तो यह राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि राष्ट्रपति किसी भी मूल अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, केवल 2 अधिकारों को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। ठीक है, इनको छोड़ करके किसी भी मूल अधिकार को वो निलंबित कर सकते हैं किसी भी समय के लिए, या तो पूरे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान या फिर किसी एक छोटे समय सीमा की अवधि में, और किसी भी एक क्षेत्र में, या तो पूरे देश में या फिर किसी क्षेत्र में कि जहां पर राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है वहां पर इन अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। तो यह आदेश देते हैं, कौन देता है आदेश? राष्ट्रपति देता है आदेश। राष्ट्रपति को यह अधिकार कहां से प्राप्त हुआ है? अनुच्छेद 359 से प्राप्त हुआ है। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास यह पावर आ जाती है कि वह एक आदेश देंगे कि इन इन अधिकारों को निलंबित किया जाना चाहिए, कितने समय के लिए निलंबित किया जाना चाहिए, और किन किन अधिकारों को छोड़कर? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत निलंबन आपातकाल की अवधि अथवा आदेश में वर्णित अल्पावधि हेतु लागू हो सकता है। यही कह रहा है कि ये तो अल्प अवधि के लिए, जितने समय के लिए राष्ट्रपति कह रहे हैं, या फिर पूरे आपातकाल काल के दौरान। और जैसे ही
या तो छोटे भूभाग में लागू होगा, छोटे क्षेत्र में लागू होगा, या फिर पूरे देश में लागू होगा। ये उस आदेश के अनुसार होगा जो राष्ट्रपति ने भेजा है। तो ये था अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में हमने पढ़ा कि उसको कौन लगाता है, राष्ट्रपति लगाते हैं, कैबिनेट के कहने पर लगाते हैं लिखित रूप से। और क्या प्रभाव पड़ता है मूल अधिकारों पर, क्या प्रभाव पड़ता है राज्य और केंद्र के संबंधों पर, वित्तीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी विषयों पर हमने चर्चा की। अब देखते हैं अगला आपातकाल, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 में दिया गया है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन इसके आसपास भी जो अनुच्छेद है जो इसके विषय पर चर्चा करते हैं कि कब लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 355 की बात करें तो यह क्या कहता है, केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार संवैधानिक रूप से कार्य कर रही है या कि नहीं कर रही है। यानी केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो भी राज्य सरकारें चल रही हैं देश में, संवैधानिक रूप से ही चले। तो 356 क्या कहता है, तो 356 ये कहता है कि यदि राज्य सरकारें संवैधानिक रूप से कार्य करने में सफल नहीं है, वैसा काम नहीं कर पा रही है संवैधानिक रूप से संविधान के अनुसार, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश या फिर अपने विवेक से ही राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। यह है अनुच्छेद 356। और अनुच्छेद 365 की बात करें तो यह भी इसी से संबंधित एक बात कहता है। वो यह कहता है कि राष्ट्रपति यदि यह देखे कि केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश राज्य सरकार द्वारा पालित नहीं हो रहे हैं, यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसको संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर रही है ऐसा माना जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। और राष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति शासन लगाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। तो यह भी एक अनुच्छेद जिसमें इसकी बात की गई है, संवैधानिक रूप से कार्य करने की बात की गई है। अब इसका देखें तो जैसे ही यह अगर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हो गई, अब इसके बाद उन्होंने लगा भी दिया। लगाने के बाद वह कब लागू होगा, लागू हो भी गया, लेकिन उसको मान्यता कब प्राप्त होगी कि लागू बना रहे, जब तक कि उसको संसद सदन द्वारा, दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं किया जाता है। कितने दिन के भीतर, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो वह 1 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित होना चाहिए था। यहाँ बात करें तो यह केवल और केवल यहाँ 2 महीनों का समय है, 1 महीने से ज्यादा का समय है, 2 महीनों का समय है। 2 महीनों के भीतर दोनों सदनों द्वारा इसको अनुमोदित किया जाना चाहिए। अगर उस समय में लोकसभा भंग है, लोकसभा सेशन में नहीं है, तो जब भी लोकसभा बैठे तब तक राज्यसभा उसको अनुमोदित कर दे। जब भी लोकसभा बैठेगी उसके 30 दिन के भीतर उसको लोकसभा से अनुमोदित किया जाना चाहिए। कितना रहेगा इसका कार्यकाल, अगर ये लागू होगा तो कितने समय तक ये लागू रहेगा, 6 महीने तक लागू रहेगा। और इसको हर 6 महीने के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। कब तक, 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 3 वर्ष से ज्यादा बढ़ाना है तो सदन में संविधान संशोधन लाना पड़ेगा। संविधान संशोधन करने के बाद ही 3 वर्ष से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है 3 वर्ष से अधिक बढ़ाने का। 44वें संविधान संशोधन की बात करें तो 1 वर्ष से अधिक विस्तार की अनुमति देता है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल लागू है या फिर निर्वाचन आयोग ये बात कह रहे हैं कि चुनाव कराना अभी संभव नहीं है देश के किसी क्षेत्र में या पूरे देश में राष्ट्रीय आपात लागू है उसी समय जिस समय हम राष्ट्रपति शासन लागू किए हुए हैं, या फिर निर्वाचन आयोग को ये लग रहा है कि अभी चुनाव करा पाना संभव नहीं है, तो 1 वर्ष से अधिक इस राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। ये ऐसा कहना है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह नियम लाया गया। 3 वर्ष से अधिक विस्तार करना है तो संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। यही बात आपने अभी की थी। निरसन यानी उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, राष्ट्रपति किसी भी समय राष्ट्रपति शासन को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा यदि लोकसभा लोकसभा चाहे तो किसी भी समय उसको उसका अनुमोदन अगर खत्म कर दे तो इसके बाद से वो आगे लागू होना बंद हो जाएगा। राज्य के कार्यों का कार्यान्वयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जिस समय में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो राज्यों का कार्य कौन संभाल रहे होंगे, राष्ट्रपति संभाल रहे होंगे। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। और राज्यपाल की जो हेल्प है वो कौन कर रहा होगा, मुख्य सचिव और नियुक्त सलाहकार। ये 2 लोग मिलकर के राज्यपाल की मदद करेंगे और राज्यपाल राज्य के सारे कार्यों को संपादित करेंगे। जिस समय में
राष्ट्रपति शासन लागू है। ऐसा क्यों है? राज्यपाल को क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इस समय में राज्य विधानमंडल को निलंबित या भंग कर दिया जाता है। उस समय में जो राज्य की विधानमंडल है, जो चुनी हुई सरकार है, उसको भंग कर दिया जाता है तथा उसका जो भी वहाँ का जो भी कानून बनाना होगा राज्य का, वो अधिकार किसको प्राप्त हो जाएगा? संसद को प्राप्त हो जाएगा। संसद उस राज्य के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त कर लेती है और बनाती है। राष्ट्रपति शासन नागरिकों को मूल अधिकारों पर कोई अंकुश नहीं लगाते, यानी राष्ट्रपति शासन के दौरान मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? राष्ट्रपति जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं, उस राज्य का जो विधानमंडल है वो भंग हो जाएगा। जबकि राष्ट्रीय आपात के दौरान विधानमंडल भंग नहीं हो रहा था, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकार प्रभावित हो रहे थे। राष्ट्रपति शासन के दौरान मूल अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। यह अंतर है। एक अंतर और है कि उसमें 1 महीने के भीतर अनुमोदन कराना होता है दोनों सदनों से, इसमें 2 महीने के भीतर अनुमोदन कराना होता है दोनों सदनों से, यह अंतर है। तो यह था अनुच्छेद 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन की बात हुई, जिसमें संवैधानिक कारणों से यदि राज्य संवैधानिक रूप से कार्य करने में असफल है और केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। वित्तीय आपातकाल की बात करें, यह तीसरा आपातकाल है। इसको अनुच्छेद 360 द्वारा लगाया जाता है। यदि किसी समय राष्ट्रपति को ऐसा महसूस होता है कि देश में वित्तीय अस्थिरता आ सकती है या फिर ऋण संबंधी कोई खतरा आने वाला है, तो ऐसे समय में वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं? वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी है, तो उसको दोनों सदनों में पेश करना होगा। दोनों सदनों द्वारा उसको अनुमोदित किया जाना चाहिए, अन्यथा की दृष्टि में वह वित्तीय आपात खत्म हो जाएगा। इस समय में केंद्र के पास कौन-कौन से अधिकार आ जाते हैं? तो जितना भी बैंकों का प्रशासन है, वह किसके पास आ जाएगा? केंद्र के पास आ जाएगा। राज्य के खर्चे और उनका सभी नियंत्रण किसके पास आ जाएगा? केंद्र के पास आ जाएगा कि राज्य किन-किन चीज़ों पर खर्च करे, किन पर ना खर्च करे। यह अधिकार पहले जो राज्य को स्वायत्तता हासिल थी, राज्य कुछ भी कर सकते थे, अपने खर्चे कुछ भी कर सकते थे, अपने अनुसार कर सकते थे। वह अब केंद्र के पास शक्ति आ जाएगी जब तक कि वित्तीय आपातकाल घोषित रहेगा। और जो भी वेतन है, सरकारी कर्मचारियों के वेतन है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन है, उनमें भी यदि केंद्र सरकार चाहे तो कटौती कर सकती है कि इस समय देश को ज़्यादा वित्त की आवश्यकता है, उसके पास यह ज़्यादा वित्त होने चाहिए, वो इतना खर्च नहीं कर सकती, तो वेतनों की भी कटौती उस समय में कर सकती है। केंद्र सरकार को राज्य के वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण रखने और राज्यों के वित्तीय निर्माण निर्णयों और व्यय पर नियंत्रण रखने की सुविधा मिलती है। ये बात पहले ही कर ली है कि जो भी राज्य सरकार के वित्तीय संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उन पर भी नियंत्रण रखती थी, जहाँ से भी राज्य सरकार पैसे कमा रही थी, जिन-जिन चीज़ों से, और उनके जो खर्च हैं, उन पर जो उनके जो निर्णय हैं, वो सब केंद्र सरकार अपने अधीन कर सकती है। कानून बनाने की शक्ति, वित्तीय आपातकाल के दौरान सरकार को वित्त, बैंकिंग और ऋण संबंधी जो भी कानून है, उन्हें बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये सारे वित्त से संबंधित कानून है और इनके रेगुलेशन के लिए वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है। यह केंद्र को ही यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह इन पर नियम बनाए। इस तरीके से 3 आपातकाल की हमने चर्चा की, जिसमें राष्ट्रीय आपात जो 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360 हमने पढ़ा। कब लगाया जा सकता है, किसके द्वारा लगाया जाता है, कब खत्म किया जाता है, क्या-क्या प्रभाव पड़ जाता है देश में, राज्य और केंद्र सरकार में, इसकी बात हमने की। अगले वीडियो में हम मूल अधिकारों की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें अनुच्छेद 12 से 18 यानी समता का अधिकार, समानता का अधिकार, इसकी चर्चा का हम करेंगे। और इस वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और वीडियो आपको आसानी से मिल जाए, प्राप्त हो जाए, इसके लिए सृष्टि यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।